आपके चुनाव के दौरान एक बड़े नेता जिसको कहते हैं कि बड़ी मजबूत आवाज़ है, आप जीत के आए तो कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं आप पे कि आपने एक इतनी मुस्लिम मजबूत आवाज़ को कमज़ोर करने का काम किया है अबू आसिम आज़मी। नहीं, मैंने कमज़ोर करने का काम नहीं किया। अगर आप अबू हाशिम आज़मी साहब के बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखेंगे तो वो ये कहते हैं कि भाई मैं तो आवाज़ उठाता हूँ, विधानसभा के अंदर मेरी कोई सुनता ही नहीं है। तो अबू हाशिम आज़मी साहब ने खुद बताया हम लोगों को कि भाई अब मेरी आवाज़ कोई सुन रहा नहीं है, मेरी आवाज़ कमज़ोर हो गई है। तब हमने उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया, तब हम उनके ख़िलाफ़ खड़े हुए कि भाई अगर आपकी आवाज़ नहीं सुन रहे, आपकी आवाज़ बूढ़ी हो चुकी है, तो अब नौजवान जो है आवाज़ रिप्लेस कर देना चाहिए। और हमने देखिए उस वक्त तक जब तक अबू हाशिम आज़मी कहते थे कि मैं एक बड़ा लीडर हूँ, मैं ये हूँ, तब तक ना एमआईएम ने वहाँ पर कैंडिडेट दिया, ना वहाँ से लोकल लीडरशिप ने कभी उनके ख़िलाफ़ बयानबाजियाँ की। लेकिन जब अबू हाशिम आज़मी साहब का फेलियर नज़र आया, चाहे वो विधानसभा में हो या सड़क पर फेलियर नज़र आया, तब हम वहाँ पर खड़े हुए। और कहीं ना कहीं उनको ये भी समझना चाहिए कि हमारी जो राजनीति है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। तो उन्होंने खुद नहीं किया। अगर वो खुद एक यूथ लीडर्स को उधर क्रिएट करते जो उनकी आवाज़ को रिप्लेस कर सके, तो शायद अतीक अहमद ख़ान उधर खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन उन्होंने खुद ये काम भी नहीं किया और उनकी आवाज़ भी अब स्लो होती चली जा रही है। उन्होंने खुद कहा कि मेरी आवाज़ कमज़ोर हो रही है। तो कहीं ना कोई आवाज़ तो उठनी ज़रूरी थी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वो आवाज़ के लिए मुझे चुना। और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का अगर सपोर्ट है मेरे साथ, असद साहब और अकबर साहब हैं, तो एक मजबूत आवाज़, क्योंकि हमारी आवाज़ तो प्रधानमंत्री भी सुनता है। लेकिन उस समय एक बड़ा अबू आसिम आज़मी बड़े गुस्से में थे। उन्होंने एक जनसभा में कहा कि आपके पास एक सांसद है, इतने दनदनाते फिर रहे हैं, हमारे पास 37 है, पटकने तक की बात आ गई। इसका वजह क्या थी? देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हम आदर करते हैं अबू हाशिम आज़मी साहब का। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं उनके साथ बदतमीज़ी करता हूँ। लेकिन ये है कि वो ये कह रहे थे कि एक एमपी है तो दंदनाते फिर रहे, हमारे पास 39 एमपीज़ हैं। क्या करते हैं संसद में आपके 39 एमपीज़? यही एक एमपी जो है आंखों में आंखें डालकर प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से बात करता है। आपके 39 एमपीज़ तो खामोश रहते हैं। इवन मैंने ये भी देखा है, उसी संसद टीवी के चैनल पर मैंने ये देखा है कि जब कोई मुद्दा आता है, माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड मुद्दा आता है, तो इनके एमपीज़ जो हैं वो असद साहब की तरफ नज़र करके देखते हैं और इनके एमपीज़ सीखना चाहते हैं असद साहब से। तो अगर आपके पास 39 स्टूडेंट हैं तो हमारे पास एक मास्टर एमपी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो मास्टर एमपी किसी लाइब्रेरी से कम नहीं है। तो हमारा एमपी आपके 39 नहीं 390 एमपी से बेहतर है। आप जंगल के अंदर एक शेर बनाइए, 100 गीदड़ से बेहतर होगा। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उन्होंने कहा कि मैं यूपी से आता हूँ, पटक दूंगा, बत्तीसी बाहर आ जाएगी। इसका मतलब क्या था? पता नहीं मुझे, जो आप समझ पाए। नहीं मुझे भी कुछ समझ में नहीं आएगा, पटक दूंगा और बत्तीसी बाहर आ जाएगी। मैंने उसको फिजिकल फॉर्म में समझने की कोशिश किया कि फिजिकली पटकने की बात कर रहे हैं, तो भी मुझे ऐसा लगा कि इम्तियाज़ जलील साहब जो हैं इनसे 1.5 गुना ज़्यादा वज़न रखते हैं और हमारे एमएलए साहब जो हैं अबू हाशिम आज़मी साहब, वो कमज़ोर हो रहे हैं, वो तो फिजिकली नहीं पटक सकते हैं। फिर मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने पॉलिटिकली पटकने की बात की, तो उसमें तो वो इम्तियाज़ जलील साहब तो बहुत ताकतवर हैं पॉलिटिकली, और मैं उनका छोटा सा एक सिपाही हूँ, वो मुझसे ही पटका गए। और बत्तीसी तो मैं नहीं कहूँगा कि बाहर आ गई, लेकिन उनकी 5 सीटें थी, पाँचों की पाँचों सीटें जो हैं आवाम ने उनको बता दिया कि इस तरह की बात करना कि उठाकर पटक दूंगा, एक एमपी पर दंदनाते फिर रहे हो, और इस तरह की फिजूल बातें करने से अच्छा तो होता कि आप काम करते, और काम करते तो शायद आप पटक सकते थे। लेकिन इस वक्त आपको जनता ने उठाकर पटक दिया, बत्तीसी आपकी भी बाहर आ चुकी है। अब ये फालतू की बातें करने से बेहतर है कि आप काम पर ध्यान दें। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप अब भी हमारे एमएलए हैं और हमारे 6 कॉरपोरेटर्स आपकी असेंबली में हैं। आप बड़प्पन का एक उदाहरण देते कि हमारे 6 कॉरपोरेटर्स को बुलाते, मुझे भी बुलाते साथ में, क्योंकि मैं भी आपके सामने इलेक्शन लड़कर आ रहा हूँ, और बैठकर बोलते कि बताओ, या हम लोग सब मिलकर किस तरह से गोवंडी के बेहतर के लिए काम कर सकते हैं, गोवंडी को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। अगर इस तरह का वो ग्रैटिट्यूड दिखाते तो कहीं ज़्यादा अच्छा होता। आप विधानसभा का चुनाव लड़े, टक्कर दिया आपने, ऐसा लग रहा था कि आप जीतने वाले हैं, लेकिन महज कुछ वोटों से आप हार गए। उसके बाद से आप बीएमसी का भी चुनाव लड़े, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कई लोग कहते हैं कि जो मजबूत होता है तो राजनीति में उसको धमकियाँ मिलती है, आप बैठ जाओ, तो ऐसा हुआ कभी आपको धमकी उनकी मिली?
नहीं, धमकियाँ मुझे पहले मिलती थी जब मैं इनके खिलाफ इनके गलत कामों के खिलाफ मैं जब आवाज़ उठाता था। एक ये था कि गोवंडी के अंदर है ना, कोई इनके खिलाफ बोल नहीं सकता था। ये कुछ भी करें, किसी की हिम्मत नहीं थी इनके खिलाफ बोलने की। तब मैंने बोलना शुरू किया, तब मुझे कुछ धमकियाँ मिलती थी, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा था, तब मैं इनसे नहीं डरा। तो अब मेरे पीछे तो एक पूरे हिंदुस्तान भर का जो नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी, वो मेरे सर पर उनका हाथ है, तो अब तो डरने की बहुत गुंजाइश ही ख़त्म हो गई है। पहले आप खिलाफ बोलते थे, अब नहीं बोलते? अब भी बोलता हूँ, लेकिन खिलाफ बोलने का भी एक तरीका होता है। उठाकर पटक दूंगा, बदतमीज़ी की तरह मैं कभी बात नहीं किया। मैंने जब भी संबोधित किया है उनको जनाब, एमएलए साहब, इसी तरह से मैं बोलता हूँ। और मुझे मेरे वालिद ने ये तालीम दी है, और मुझे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये ताकीद की है, बीइंग एन पॉलिटिशियन, आप अगर विपक्ष के बारे में भी बात कर रहे हैं तो आप अपनी भाषा और अपनी तमीज़ को मत भूलिएगा। तो मैं उन सारी चीज़ों को, वालिद के मैसेज को और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ताकीद को मैं ख्याल रखता हूँ, और इज़्ज़त से ही मैं बोलता हूँ। हाँ, गलत कामों को पूरी ताकत से उठाता हूँ मैं कि ये तुम्हारे गलत काम है।